ये स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं भरत कुमार और केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज का अपना नया चैप्टर है बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस जो है बी पार्ट अपने फर्स्ट है उसका सेकंड पेपर का ये 6 लेसन है और 6 लेसन है संघीय कार्यपालिका। ठीक है ना। अब संघीय कार्यपालिका के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या किस तरह की व्यवस्थाएं चलती है और कौन कौन से प्रमुख होते हैं। जैसे राष्ट्रपति पहला आता है सबसे नंबर पर संघीय कार्यपालिका में, तो हम संघीय कार्यपालिका में आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और इसकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। ये लाइन सबको पता होनी चाहिए। भारतीय संघीय कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको ध्यान रखना है कि भारतीय संघीय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका के जो प्रधान हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का नामांकन अमेरिका के संविधान के समान है, लेकिन भारतीय यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को अमेरिका के समान नहीं है। मतलब ये समझना है कि जो राष्ट्रपति पद है वह एक तरह से अमेरिका की तरह है, लेकिन अमेरिका के पास जैसे राष्ट्रपति के पास जो पावर है वैसा नहीं है हमारे राष्ट्रपति के पास। हमारा राष्ट्रपति वैसा ही है जैसा ब्रिटेन की महारानी या कह सकते हैं सम्राट होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो व्यवस्था की गई है तो उसमें वास्तविक जो रूप होता है वह मंत्रिपरिषद के पास हो, लेकिन ये पूरा जो शासन व्यवस्था चलती है वो इस राष्ट्रपति के नाम पे चलती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संघीय कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, साथ ही साथ वैधानिक प्रधान होता है। एक और ध्यान रखना, कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान भी किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है तो वैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। इस तरह से भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व ब्रिटिश। तो अब यहाँ पे सिंपल से जैसे मैंने बता दिया कि ये राष्ट्रपति पद जो किया गया है वो अमेरिका की तरफ किया गया, लेकिन अमेरिका की तरफ भारतीय राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के पास जो पावर है वह ब्रिटिश सम्राट की तरह होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये समझना है, ये प्रश्न आता रहता है कि भाई भारतीय राष्ट्रपति है वह ब्रिटिश सम्राट के समान होता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, न कि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति जो अमेरिका का वैसा नहीं, नाम उसकी तरह है लेकिन काम में वो भारतीय सम्राट मतलब ब्रिटेन सम्राट की तरह होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। इसका मतलब राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता, भाई राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे राष्ट्रपति की योग्यता। तो सबसे पहली जो योग्यता है वो सब में लगभग कॉमन होती है, वह है कि वह जो भी व्यक्ति है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन यह होगी सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि उसकी जो आयु है, आयु न्यूनतम 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष वह, या कह सकते कि न्यूनतम मतलब कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक तो हो सकती है कि न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये ध्यान रखना। न्यूनतम 35 वर्ष तो हो ही जाना चाहिए। फिर तीसरी जो योग्यता आ जाती है भारतीय राष्ट्रपति बनने की, तीसरी योग्यता है वह लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वह लोकसभा का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती थी। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वैसी अगर योग्यता है उसके पास तो वह राष्ट्रपति के मतलब योग्य है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वह राष्ट्रपति जो है वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य है, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि सिर्फ उसमें फर्क कोई होना चाहिए कि वह 35 वर्ष आयु हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा देखिए, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। मतलब ये स्वतः हो जाएगा कि किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। मतलब वो राष्ट्रपति बनेगा लेकिन वह किसी दूसरे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से वह किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं हो, और साथ ही साथ वह दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये तो सब में आ जाती है। आगे देखें, इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। और साथ ही साथ भारतीय जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद या राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अन्य योग्यता में आ जाती है। वरना तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है और नहीं राज्यसभा, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी से भी ताल्लुक उसका नहीं होना चाहिए जब वह राष्ट्रपति बनता है। इसी तरह आगे देखना है कि ये संविधान निर्माताओं ने जानबूझ के ऐसा इसीलिए किया कि वह किसी भी तरह से मतलब ध्यान रखना किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे तो भारत का राष्ट्र जो प्रमुख पद होता है वह एक तरह से अनुकूल नहीं हो सकता परिस्थितियों के। साथ ही साथ अब ये एक सिंपल से आता था कि ये तो नॉर्मली योग्यता होती है जो हर एक के पास होती है। तो ऐसा क्यों रखा गया भारतीय संविधान निर्माताओं ने कि भारत का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद होता है लेकिन योग्यता बहुत ही नॉर्मल है। तो इसके बारे में देखो, भारतीय संघ के उस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक उस पद को प्राप्त करने में समर्थ हो। यह व्यवस्था जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है और व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हमने योग्यता तो जान ली। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से या किस प्रकार से होता है तो वो आप समझिए आगे यहाँ पे। तो अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। तो ध्यान रखना कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी उसके चुनाव की पद्धति कौन सी है। तो ध्यान रखना इनका जो चुनाव होता है, ठीक है ना, चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, यानी डायरेक्टली जनता राष्ट्रपति शासन या चुनाव में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, यह जनता के प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, इसलिए ये हो जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब यहाँ पे देखना है कि यह चुनाव एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है। यह चुनाव, ये तो पद्धति होगी। अब ये ध्यान रखना कि चुनाव आनुपातिक पद्धति की एक विधि है, वह है एकल संक्रमणीय पद्धति।
ध्यान रखना, ये तो एक तरीका है कि भारत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ध्यान रखना कि कौन सी प्रक्रिया या कह सकते हैं कि पद्धति है जो अपनाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, ठीक है ना। तो आनुपातिक पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँ पे ध्यान रखना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय यहाँ पे ध्यान रखिए बस, आनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय मत विधि, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके बार बार आता है कि चुनाव तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब एक से सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल है जो भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए, ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आगे ये तो विधि, ये तरीका है जो मैंने बता दिया। अब इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव तो इस विधि से होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा कि निर्वाचक मंडल क्या होता है। ध्यान रखना, निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल की यहाँ पे बात करें, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन है? जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है निर्वाचक मंडल। क्या कहा जाएगा? निर्वाचक मंडल। तो अब उसमें कौन कौन होता है तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो संसद होती है, संसद में लोकसभा व राज्यसभा, दूसरा राज्यों की विधानसभा, और जिस केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है जैसे दिल्ली और पांडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, और ये दो ही है, एक तो है दिल्ली, एक है पांडुचेरी, ठीक है ना, ये दो ही है। अब इन सब के आपको ध्यान रखना, इन सब के अंदर निर्वाचित जो सदस्य है वो भाग लेते हैं। देखो मैंने एक साथ में सब लिख दिया है, कौन भाग लेता है? लोकसभा व राज्यसभा के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे लास्ट में मैं लिख रहा हूं, तो अब ये हो जाता है निर्वाचक मंडल। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के द्वारा भाग लिया जाता है, उसके द्वारा चुनाव होता है। तो निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी तीनों के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब जो मनोनीत होते हैं, जो सिर्फ मतदान में भाग लेते हैं वे भाग नहीं ले सकते, जो इलेक्शन करके आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, वे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस तरह से हो गया निर्वाचक मंडल। समझ में आ गया होगा? इस तरह से नेक्स्ट आगे देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना है कि ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके तहत एक निश्चित कोटे की व्यवस्था की गई है। अब निश्चित कोटा क्या होता है, ठीक है ना, न्यूनतम कोटा जिसको कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में आनुपातिक पद्धति का चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। चुनाव में सफल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति
बनने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। अब न्यूनतम कोटा कैसे ज्ञात किया जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान रखना है, न्यूनतम कोटा बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट इस सूत्र को ध्यान रखना है, दिए गए मतों की संख्या। यहां पे हम लिख करेंगे दिए गए मतों की संख्या बटा, ध्यान रखना इसके बटे में होगा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोनों के बीच में +1 आएगा। क्या आएगा? +1। तो ये होता है निश्चित कोटा ज्ञात करने का। यानी जो राष्ट्रपति बनता है तो उसको कम से कम इतने वोट तो जरूर मिले जितने एक राष्ट्रपति बनने के काबिल हो। तो इसके लिए कहते हैं निश्चित कोटा प्राप्त करना। हर व्यक्ति, हर जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वह निश्चित कोटा जरूर प्राप्त करे। तो उसकी दी गई व्यवस्था क्या होती है कि दिए गए मतों की संख्या, इसके बटे में आएगा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। अब इसको कैसे देखो ज्ञात करना है तो मैं देखो यहाँ पे एक बता देता हूँ। तो इसको देखिए, तो देखिए इधर जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल 1000 वोट पड़े। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट हुए? 1000। ये छोटे स्तर पर ताकि समझ में आ जाए। वैसे बड़े मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो मत है वो होते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर देखते हैं कि भाई टोटल है वो 1000 वोट हुए। 1000 वोट है वो दिए जा रहे हैं, मतलब दिए गए मतों की संख्या है 1000। फिर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि, निर्वाचित यानी कह सकते 5 लोग हैं जो भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे? 5 लोग भाग लिए थे। फिर यहाँ पे +1। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 250 भाग देंगे तो 250 +1, यानी जिस भी प्रतिनिधि को 251 मत प्राप्त होंगे उससे तो निश्चित कोटा प्राप्त होगा। और इस तरह से अगर जिसको निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे अगर लगभग 2 या 3 को निश्चित कोटा प्राप्त होता है तो फिर इसमें वो आगे पद्धति बढ़ाई जाती है। लेकिन अगर निश्चित कोटा अगर एक को ही मिले तो फिर वो राष्ट्रपति हो जाता है। और निश्चित कोटा इतना होना जरूरी है, 251 जैसे एक नॉर्मली बात करें। अब 5 जने, किसी को भी निश्चित कोटा नहीं मिला है, 5 जने हैं लेकिन किसी को भी इतना नहीं मिला है, तो जिसको सबसे कम मिला है उसके वोट दूसरों को उसके अनुपात में बांट देते हैं। इस तरह से निश्चित कोटा वापस आगे निर्धारित होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। निश्चित कोटा का प्रश्न है वो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना, कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है तो निश्चित कोटे का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखना है कि यहाँ पे जैसे हम बात करें तो इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मत पत्र में उसकी पसंद व्यक्त की जाती है जिसकी संख्या में राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद व या प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो दूसरी पसंद के मतों की गणना उसके मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन पहली मत गणना के यहाँ पे किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो अब इस तरह से देख लीजिए, ये जो कह रहे हैं जैसे एक घोषणा एक वोटर होता है जिसमें लोगों को पता होता है, तो इसमें लिखा होता है कि भाई एक व्यक्ति तो ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये भाग ले रहे हैं तो लोग हैं, फिर क्या करेंगे, वोट देने जाएंगे तो इनमें से जिसको जो पहले पसंद होगा उसमें अपनी पहली प्राथमिकता लिख देंगे। मेरे को इस पर मेरी फर्स्ट चॉइस है कि मेरा राष्ट्रपति ये बने, सेकंड चॉइस है कि राष्ट्रपति ये बने। तो इसी तरह हर एक ने कहा और सबने ऐसे अपनी पसंद लिख दी। और फिर जब काउंटिंग होगी और काउंटिंग में प्रथम वरीयता है वो अगर कोई व्यक्ति आ गया जिसको लोगों ने प्रथम रूप में इसको सुना है और सबको काउंटिंग होने में अगर एक व्यक्ति को प्रथम वरीयता के तौर पे इतने वोट मिल गए हैं तो वो सुना जाएगा, तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है।
अब आगे देखिए, जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदान के मतों का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। जनप्रतिनिधियों के मतदान के मत का मूल्य, यानी जो एमएलए एमपी होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे ज्ञात करें, क्योंकि हर राज्य में अलग जनसंख्या होती है, उस हिसाब से प्रतिनिधि जो आते हैं उनकी मतों की वैल्यू ज्ञात करना जरूरी होता है। तो अब वो यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे होगा। देखिए तो देखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों के मतों का मूल्य कैसे ज्ञात करें। जनप्रतिनिधियों के मतों का मूल्य, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे समझना जो बता रहा हूँ वो ये है कि एमएलए एमपी वगैरह जो भी होते हैं वो प्रतिनिधि कहलाते हैं, क्योंकि उनको हमने चुना और वो आगे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब उनके मूल्यों की गणना कैसे की जाए, उनके मूल्यों की गणना कैसे की जाए, और ये इसलिए एक अलग फॉर्मूला होगा जिससे हर एक का प्रतिनिधि के मत की मूल्य हैं वो ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों, तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं, और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ ही साथ राज्य विधानसभा और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। अब तो व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं, एक प्रतिनिधि है वो उस राज्य की 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति के तौर पे होता है, मतलब 10 लाख जनसंख्या का वो एक अकेला व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसी तरह यहाँ पे देखा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि होता है, उत्तर प्रदेश की ओर से जो राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होता है, वह जो प्रतिनिधि होता है वो उस काउंटिंग के हिसाब से 2.5 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है जनसंख्या के आधार पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन अब ऐसे ही बात करें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे विधानसभा का सदस्य केवल कुछ जनता का, कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस वजह से ये मान लें कि वहाँ पे हजारों के ऊपर एक प्रतिनिधि होता है, वहाँ पे लाखों के ऊपर एक प्रतिनिधि। तो अलग क्यों, यानी यहाँ पे उन प्रतिनिधियों का फिक्स लिमिट कैसे तैयार करें कि भाई इसके मूल्यों की गणना कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि मूल्यों की गणना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जिसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों का मूल्य, किसी भी राज्य या संघीय, राज्य या, क्योंकि ये इस तरह से इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आता रहता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मैं जो बता रहा हूं। तो देखिए जैसे मैं आपको ये बता रहा था, तो ये इस तरह से आपको ज्ञान करना है कि किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या यानी मूल्य ज्ञात करना। किसका, हर राज्य की विधानसभा होती है तो उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की अगर गणना करनी यानी मूल्य ज्ञात करना है कि उस विधानसभा से कोई व्यक्ति आ रहा है, उस एक प्रतिनिधि के मतों का मूल्य क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है। क्या होगा, संघीय या कोई भी राज्य है, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या कितनी है इसके बटे में हम लिखेंगे कि उस राज्य के अंदर विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। राज्य विधानसभा या जो संघीय क्षेत्र हैं उन संघीय क्षेत्र में विधानसभा की निर्वाचित संख्या कितनी है, सदस्यों की निर्वाचित संख्या कितनी है, उसका भाग दे के फिर प्लस में 1000 होगा, तब जाके हमारे पास उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये प्रश्न ये ऐसे आता रहता है कि भाई विधानसभा के जो राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी हर राज्यों के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उन विधानसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का मूल्य ज्ञात करने के लिए यानी मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो वो आपको ये यूज करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा आ जाता है कि संसद के सदस्यों के, जैसे ये तो राज्यों के हो गए, अब इसी तरह आता है
कि भाई संसद के सदस्यों का निर्वाचन मूल्य ज्ञात करना है। संसद के जो सदस्य है, ठीक है ना, उसके मतों का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने कहा ना कि राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और दूसरा संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अब संसद के सदस्य है, हर एक सदस्य का मूल्य कितना होगा, उसके मत का मूल्य कितना होगा, ये अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए ध्यान रखना, संसद के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों के मूल्य की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के समस्त सदस्यों के मत, प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग। मतलब संसद के सदस्य का मतों का मूल्य ज्ञात करना है तो ध्यान रखना है कि जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन समस्त सदस्यों के मतों की संख्या का कुल योग। जैसे हमारे एक के वैल्यू निकाल रहे हैं ना मतों का मूल्य, इस तरह से जितने भी सदस्य हैं राष्ट्रीय चुनाव भाग ले, उन हर एक का टोटल जनसंख्या जो मत मूल्य हर एक का योग होगा। इधर इसमें योग के नीचे हम भाग देंगे संसद के अंदर भाग लेने वाले सदस्य कितने हैं, ठीक है ना, यानी जो संसद में सदस्य कितने उसका भाग देंगे, तब हमें संसद के मतों का मूल्य है वो, प्रत्येक प्रतिनिधि पद का मत का मूल्य वो ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट और ये ध्यान रखना है। आगे देखना आप, मैं जो बता रहा हूँ वो ये तो आपने समझ लिया कि इस तरह से मतों का मूल्य है वो ज्ञात किया जाता है। आगे देखना है कि इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब ध्यान रखना है कि उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना व अनुमोदन वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार का मतलब जो राष्ट्रपति के नाम के लिए खड़ा हो रहा है, जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, उम्मीदवार के नाम का, उम्मीदवार नाम की प्रस्तावना अनुमोदन, नाम की प्रस्तावना एवं अनुमोदन, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जो भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसका एक प्रक्रिया बनाई गई है 5 जून 1997 के बाद से ये प्रक्रिया बना दी गई है कि इस अधिनियम के आधार पर ये व्यवस्था कर दी गई है कि अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 प्रस्तावकों द्वारा, ठीक है ना, उम्मीदवार का जो नाम है जो 50 तो क्या होंगे प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 क्या होंगे अनुमोदक द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के उम्मीदवार, जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा वह अपने, यानी जो जैसे कह सकते हैं हमारी ओर से ये राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावकों के साइन, यानी उम्मीदवार जो 50 थे, 50 यहाँ पे हम बात करें तो 50 तो क्या होंगे राष्ट्रपति उस नाम के लिए प्रस्तावक होंगे कम से कम, और 50 व्यक्ति जो है उसका अनुमोदन करेंगे उसके नाम का, तो ये 50 हो गए, कम से कम 50 अनुमोदन किया गया है। इसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए होता है तो 20-20 होता है, 50 तो 20 तो प्रस्तावक होंगे उसके नाम के लिए और 20 होंगे जो उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति के लिए 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए 20 होता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत एक बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे पूरी जनसंख्या को एक साथ एक व्यक्ति के लिए चुनाव करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मतलब पूरे देश की व्यवस्था को मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र का प्रतीक होता है, इसलिए राष्ट्रीय न केवल केंद्रीय सरकार वरन संपूर्ण राष्ट्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाना बहुत जरूरी होता है और ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम कल जो वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के, तो अब फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां क्या है, उन्मुक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ क्या है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे, यानी इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कुछ भी डाउट है आप शेयर कमेंट कर सकते हो, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।